Hello and welcome back, dear students. Myself, डॉक्टर अनुज गुप्ता, और जैसा आपको पता है हम मास्टर कैडर की यहाँ पे जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी सीरीज में हमारा आज हमने जो करना है वो क्या है, वो ऑस्सिलेशन वाली बुक, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पार्ट है उस बुक को हमने अभी यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, बुक हम कर चुके हैं कवर, टोटल बुक हमारी कवर्ड है। हमने यहाँ पे जो मेन काम करना है वो है उसकी क्विक रिवीजन। सो इन टुडेज क्लास व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी डूइंग टू टॉपिक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, दोनों करेंगे और दोनों जो है वो क्विक इन वन शॉट करेंगे। तो डिटेल में बात हम पहले कर चुके हैं, डिटेल में यहाँ पे अभी कोई बात नहीं होगी। अभी सिर्फ मैं इन नेक्स्ट 25 मिनट और 30 मिनट्स, इन नेक्स्ट हाफ एन आवर अप्रोक्सीमेटली, आई विल बी कवरिंग ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट नीड टू बी रिवाइज्ड और दैट नीड टू बी मेमोराइज्ड। ओके, चल करें स्टार्ट फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, विल स्टार्ट विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट। तो इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, और इसमें हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसमें हम पढ़ते हैं वेवलेंथ, और हम इसमें पढ़ते हैं फेज डिफरेंस, इसमें हम पढ़ते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड, राइट, और पढ़ते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बिल्कुल सारी बेसिक टर्म्स हैं, सारी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए क्लियरली। वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल्स, और वैसे भी आपको आती होंगी। ठीक है, तो हम इन्हीं टर्म्स के साथ खेलने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी आ जाएगी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। So the most important definition in this is, its basic definition is that the motion in which acceleration is directly proportional to negative of the displacement, ये होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा वो दूर जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसे वापस लेके आने के लिए नेगेटिव साइन मींस व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग टू रिड्यूस और टू डिक्रीज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन होता है। इसके हिसाब से हम यूज करते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, हर टाइम पे पता होनी चाहिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां से इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, जो कांस्टेंट हम लगाते हैं वो कांस्टेंट हम लगा लेते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर लगा लेते हैं। तो इस वजह से ओमेगा स्क्वायर की वजह से ये इक्वेशन आ जाती है। वेयर ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको मालूम है। ठीक हो गया, ये पहली चीज है। इसमें हम दो केसेस पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इस तरह से दो केसेस मेनली आ जाते हैं। एक आ जाता है कि अगर आप पेंडुलम की बात कर लो, सिंपल पेंडुलम, राइट, और दूसरा केस आ जाता है स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग जिसमें आप स्प्रिंग को खींच के और छोड़ देते हो। तो यहाँ पे दोनों में ही सेम मोशन है, सेम सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे कि स्प्रिंग के केस में आप बोलोगे कि आपने स्प्रिंग को खींचा, उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी आपने चेंज की, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से वो वापस आया, वापस आके वो मीन पोजीशन पे आके रुका नहीं, ओवरशूट कर गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और फिर वो रुका जाके आगे इलास्टिसिटी की वजह से, वापस आया पर रुका नहीं इनर्शिया की वजह से, फिर आगे, और ये मोशन चलता रहा ड्यू टू इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। तो ये बेसिक पैरामीटर्स जो हैं इसके, ये आ जाते हैं इसमें। अगर आप पेंडुलम में बात करोगे, पेंडुलम में वो ऊपर गया, ऊपर जाके वो नीचे क्यों आया, नीचे इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब सेम है,
ये वो वापस इलास्टिसिटी की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो ग्रेविटी एंड इनर्शिया जो है वो बेसिक पैरामीटर्स हो गए। तो इस तरह से आ जाता है हमारे पास। ठीक, और क्या लिखोगे आप? आपको हर टाइम पे ओमेगा पता होना चाहिए ना। तो ओमेगा यहां पे जो होता है दैट इज एस बाय एम, एस बाय एम। ठीक है, एस क्या है? एस इज द स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या बोल दो। ठीक, और यहाँ पे अगर आप ग्रेविटी में बात करोगे तो उसी इक्वेशन से ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू, ओमेगा विल बी इक्वल टू जी बाई एल, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। एल क्या है? इट्स द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड जी क्या है? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब प्रॉब्लम चेंज होती है तो पैरामीटर्स के हिसाब से वैल्यूज इस तरह से कुछ मॉडिफाई हो जाती हैं, बाकी सब ठीक है। आपको ये सारी चीजें, सब इक्वेशन वगैरह ये वो सब पता होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सिंपल था, हो गया यहां तक, कोई खास दिक्कत नहीं आई हमें। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद एक और चीज में हम सीखते हैं, जब इसकी बात हो गई है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए हर टाइम पे, सिंपल ऑसिलेटर में ही हम नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं, इसे भी मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ओके, तो एक चेंज और देख लेते हैं अभी कि स्प्रिंग के केस में हमने क्या किया, हमने ओमेगा को लिख दिया, ओमेगा को हमने लिखा अंडर रूट एस बाय एम। एक और चीज आपको पता है, टी का फॉर्मूला टाइम पीरियड दैट इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा, पता है। तो इसके हिसाब से अगर स्प्रिंग का आप निकालोगे, यू विल बी गेटिंग मास फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर, ऊपर इनर्शिया फैक्टर नीचे स्प्रिंग फैक्टर, तो ये आ जाएगा। और अगर आप ग्रेविटी पेंडुलम के केस में देखोगे तो t कितना आ जाएगा? t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये बेसिक टर्म्स थी सारी, ये हमारी हो गई। हम इसके बाद लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 में आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए हर टाइम पे। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन x का होगा a sin ओमेगा t हो सकता है, ठीक है, ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, b cos ओमेगा t भी हो सकता है, इन दोनों का कोई मिक्सचर भी हो सकता है, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म का हो सकता है। याद रखना, इट शुड बी ऑफ सिनुसॉइडल फॉर्म, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन चलना चाहिए, बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट? ठीक है, इसे हम जनरली क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं a sin ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि अगर साइन वाली फॉर्म कब लेनी है, कॉस वाली फॉर्म कब लेनी है, लाइक इफ इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 पे x भी 0 है, यानी कि ये वाला साइन वाला कर्व लगेगा, और अगर वो मीन की जगह एक्सट्रीम से शुरू करेगा तो कॉस वाली टर्म आ जाएगी। इस तरह से चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में इनकी फॉर्म्स के हिसाब से बात पूछ ली जाती है। चल, तो हम इस फॉर्म को छोड़ देते हैं, बाकी मैं इरेज कर देता हूं। कौन सी फॉर्म छोड़ दी मैंने x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई वाली फॉर्म छोड़ दी है। इसी के बेसिस पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, लेट इट बी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो पता ही होने चाहिए। एक्सेलरेशन भी हमें मालूम ही है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, बाकी सब सेम, a sin ओमेगा टी प्लस फाई माइनस, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, मैक्स कौन सी कितनी हो सकती है, प्लस माइनस a ओमेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मालूम है हमें, प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर।
ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे फिर से साइन है, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो आपको यहां से पता लगता है कि वेलोसिटी जो है वो π/2 से लीड कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर होना चाहिए फेज डिफरेंस। ये जो है डिस्प्लेसमेंट को π/2 से लीड करती है, और ऐसे ही वेलोसिटी को एक्सेलरेशन लीड करता है π/2 से, और डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन 180 से लीड करेगा। 180 मतलब टोटल फेज रिवर्सल। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज कितना आगे है कितना पीछे है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, नेक्स्ट इसी सीरीज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास x और v को यूज करके, एक्सेलरेशन में इरेज कर रहा हूं, हमने फेज डिफरेंस देखना था, देख लिया। इसी को यूज करके हम निकालते हैं एनर्जीज। अगली जो बातचीत है वो है एनर्जी की टर्म में। एनर्जी में हम लेते हैं टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, राइट। तो पोटेंशियल कहां से आ जाएगी? आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट से, हाफ ऑफ एस एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक कहां से आ जाएगी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और टोटल इन दोनों को प्लस करके एक्स स्क्वायर ले लो और यहां से वी स्क्वायर में ये ले लो, प्लस करके एस को आप पुट कर देना, एस को पुट कर देना एम ओमेगा स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये बेसिक है। यहां से हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये भी याद होना चाहिए हर टाइम पे। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट विद द डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम पे आप अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखोगे इट विल बी अ कांस्टेंट, राइट। हो गया, ठीक हो गया। अगर इसके बाद आता है जो पोटेंशियल बताओ, काइनेटिक बताओ, पुट करके देखें कितना होगा। यही है एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर में एक स्पेशल चीज है, पोटेंशियल एनर्जी तो यही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ एस को पुट कर दो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है जिसमें वी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें एक स्पेशल रिलेशन आ जाता है एम ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज वी स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर, और बाकी बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 एंड ए स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर जो है वो है एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम प्रूफ, मैंने ना सारे वो उसमें करवाए हुए हैं, प्रूफ मैंने सारा डिटेल में भी लेक्चर सारे दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स जिनमें पोटेंशियल और काइनेटिक में रिलेशन पूछा जाता है या काइनेटिक और टोटल में, उनमें ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, तो ध्यान रखना है इसका, ये याद होना चाहिए हर टाइम पे। हमने क्या लगाया रिलेशन? हमने लगाया वी स्क्वायर इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, angular frequency, x is the displacement at any time and v is the velocity at any instant। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद आपको लिखना है एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का हाफ। टोटल एनर्जी का हाफ कितना हो गया? ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ करोगे 1/4 आ जाएगा, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये सारे एनर्जी के फॉर्मूले आ जाते हैं, जिसमें आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इनके एवरेजेस ये सारे पता होने चाहिए। आपस में इनके रिलेशन आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। ठीक हो गया, चलो ये भी सिंपल था, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, इसके बाद हमें कौन सा पार्ट आता है इसमें। हमने अलग अलग एंगल देख लिए, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, ओमेगा देख लिया, अलग अलग टाइम पीरियड्स देख लिए। टाइम पीरियड में एक चीज और मैं करवा दूं, टाइम पीरियड हमने लिखा स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, लिख लिया कुछ है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट कितना था, m/s था ना, m/s था, हो गया। तो यहां पे अगर
स्प्रिंग जो है वो एक दिया हो, ऐसे बांधा हुआ है एक स्प्रिंग और उसके साथ मास लगाया हुआ है, ये मास, ये स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट s, तो ठीक हो गया, यही बात है। लेकिन अगर इसी मास को दो स्प्रिंग के साथ बांध दिया, ये लो एक और स्प्रिंग लगा दिया और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है s1 और इसका है s2, तब क्या होगा? तो सीधा सा बात है, सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में लग गए तो क्या होगा, और अगर सीरीज में लग गए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट s विल बी इक्वल टू सम ऑफ 2s एंड हियर रिजल्टेंट s इनवर्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो अगर आपको सीधा याद रहता है तो आप s को लिख लो s1 s2 बाय s1 प्लस s2, s1 प्लस s2, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, पैरेलल और सीरीज के बेसिस पे अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते, ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम, और ऑसिलेटर हमने मैकेनिकल काउंट किया यहां पे। लास्ट में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, ये वाला आर्टिकल सबसे डिफिकल्ट आर्टिकल है इस चैप्टर में से, ठीक है, या इस पर्टिकुलर पार्ट में से, सिंपल हार्मोनिक वाले में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है। देखते हैं क्या होता है। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, टू वेव्स। अब टू वेव्स में हमने लेना क्या क्या होता है, एक तो है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, दूसरा है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तीसरा है उनका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। ये तीन चीजें मैटर करती हैं, वो सेम डायरेक्शन में है या डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो हम इसमें दो केस देखते होते हैं, सेम और परपेंडिकुलर, मतलब दो, एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाई एक्सिस की तरफ ये जा रहा होता है। इसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी में भी सेम और डिफरेंट, और ऐसे ही एम्पलीट्यूड में भी हम देखते हैं सेम और डिफरेंट, ठीक है। तो अगर पहला केस है जिसमें डायरेक्शन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, सब कुछ सेम 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 है, तो उसमें कुछ करने वाला है ही नहीं, उसमें सीधा सीधा एक वेव आई x1, दूसरी वेव आई x2, दोनों को आप सुपरपोजिशन दोगे तो कहीं पे एम्पलीट्यूड जो है वो प्लस हो जाएगा और कहीं पे जो है वो माइनस हो जाएगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर फेज डिफरेंसेस। तो उसके हिसाब से कहीं पे एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम आ जाती है और कहीं पे जो है वो मिनिमम आ जाती है, ठीक है। कितनी होगी, उनके एम्पलीट्यूड के प्लस कर दो, इसमें रेशो में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आ जाएगा a1 प्लस a2, पहले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और सम, और दूसरे में होगा इनका डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। और a1 को आप कैसे लिख सकते हो, a1 को आप लिख सकते हो रूट ऑफ i1, यानी कि पहले की इंटेंसिटी और प्लस इस तरह से दूसरे का भी कर सकते हो। ये मैक्सिमम मिनिमम ये रिलेशन आ गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस ही है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैकेनिकल टाइप का पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल टाइप में ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं होती। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हो जाती है ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, वहां पे हम टू साइन वेव्स लेते हैं, यही आर्टिकल है, सेम है, लेकिन ऑप्टिक्स में अलग तरीके से हम करते हैं, उसे रिजल्ट सेम आते हैं, आंसर सेम आता है। यहाँ पे हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है और सिंपल भी है, कर भी ली हुई है हमने, ऑप्टिक्स वाले लेक्चर में देखना, उसमें मिल जाएगी आपको। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम सेम की, हम डायरेक्शन कौन सी लेंगे, हम डायरेक्शन लेंगे परपेंडिकुलर वाली। सो वी हैव टू वेव्स, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस। रेक्टेंगुलर वेव्स बोल देता हूं मैं इन्हें, रेक्टेंगुलर मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसमें जब दोनों सुपर इंपोज करती हैं, आपस में सुपर इंपोज करती हैं, तो क्या होता है, तब हमारे पास क्या बनता है, फिगर्स बनती हैं, अलग अलग तरह की शेप्स बनती हैं, दोज आर कॉल्ड लेसैजियस फिगर्स, लेसैजियस फिगर्स, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इन दोनों वेव्स के बीच कुछ फेज डिफरेंस होता है। मैं सेम फ्रीक्वेंसी वाला केस ले रहा हूं,
डायरेक्शंस हमने ली परपेंडिकुलर, फ्रीक्वेंसीज हमने ली सेम, एम्पलीट्यूड हम ले लेंगे डिफरेंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड हम ले लेंगे डिफरेंट। तो ये हो जाएगा। लेसैजियस फिगर्स बनानी है हमने। इसमें हमें जो याद रखना होता है लेसैजियस फिगर्स के लिए कि कितना फेज डिफरेंस लें दोनों के बीच, कितना फेज डिफरेंस लें जो कैसी शेप देगा हमें, कैसी फिगर बनाएगा। तो आप याद रखो, पहला फेज डिफरेंस लेते हैं हम 0, मान लो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लेकिन फेज डिफरेंस उनमें 0 है। तो क्या होगा, तब हमें जो शेप मिलने वाली है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैंने एंगल फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया, फेज डिफरेंस दोनों के बीच 180 डिग्री ले लिया, तब ये स्ट्रेट लाइन तब भी मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर लाइन जो है वो 0 डिग्री फेज डिफरेंस की वजह से है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मतलब फेज डिफरेंस कितना है, 180 है। यही क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि भाई हमने दो परपेंडिकुलर वेव्स ली, उनका सुपरपोजिशन करवाया, आपने ये बताना है कि अगर इतना फेज डिफरेंस हुआ तो किस तरह की ट्रेजेक्ट्री पार्टिकल की बनेगी, ठीक है। दो हो गए। इसके बाद हम कौन सा लें, हम ले लेते हैं फाई को 90 डिग्री ले लेते हैं, फाई को हम लेते हैं 90 डिग्री। थर्ड केस है, फाई हमने लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री में ये क्या बनता है, ये बनता है परफेक्टली इलिप्स बन जाता है, ठीक है, इलिप्स में एक और बात, इस शेप में एक और दो बात और याद रखने वाली, समझने वाली, कि इसमें जो डायरेक्शन होती है ना पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी की, दैट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, ठीक हो गया पहली चीज। दूसरी कि अगर हमने एम्पलीट्यूड जो डिफरेंट लिए हैं, अगर एक का एम्पलीट्यूड ए है दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, या एक का A1 है दूसरे का A2 है, अगर दो वेव्स के एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं और वो सेम हो जाए, सेम, तो इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने कहीं एम्पलीट्यूड सेम दे दिए तो आपको क्या बनाना है, सर्कल बना देना है, इलिप्स की जगह पे इलिप्स नहीं रखना उसे, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद दो एंगल और हैं, दो एंगल मैं इसे इरेज कर देता हूं, दो फिगर्स और बनती हैं इसमें, दो एंगल फेज डिफरेंस और है यहाँ पे। वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, 0 और 90 के बीच में ले लिया हमने, और दूसरा है 135 डिग्री, ठीक है। तो एक में फिगर ऐसी बन जाती है और दूसरी में फिगर ऐसी बन जाती है। तो ये भी ठीक है, शेप्स तो वही हैं, उसी तरह से हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, ठीक हो गया। सो आई थिंक दैट्स इट, खत्म हुई बात। सिंपल हार्मोनिक मैकेनिकल ऑसिलेटर हमारा पूरा हो गया। इसमें मैं एक बार फिर से बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड अपॉन द टाइम पीरियड, लिख भी लेते हैं हम साथ साथ, किस तरह के क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये एक आइडिया ले लेते हैं इसका भी। तो क्वेश्चंस की फॉर्म कैसी हो सकती है, बेस्ड अपॉन इक्वेशन, स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, उसमें टाइम पीरियड कैसा होता है, टाइम पीरियड चेंज किस किस की वजह से होता है, अगर मैं किसी पेंडुलम की लेंथ चेंज कर दूं, कितनी चेंज कर दूं कि टाइम पीरियड डबल हो जाए या टाइम पीरियड हाफ हो जाए, कौन से डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आगे कौन चल रहा होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितने के एंगल पे आगे चल रही होती है या कितने एंगल के फेज डिफरेंस पे पीछे चल रही होती है। तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम। जैसे मीन पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। इस तरह के सारे टर्म्स पे बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, और लेसैजियस फिगर्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इतना फेज डिफरेंस हो, इतना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो, तो कितना एंगल आएगा, तो कौन सी शेप बनेगी, ट्रेजेक्टरी कैसी बनेगी। इस तरह के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं।
ठीक है, तो हमारा ब्रीफ में क्विक रिवीजन में जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला पार्ट है वो इतना ही है, वो हो गया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और काम करेंगे छोटा सा, हम करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर जिसमें क्या होता है, इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता, उसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है विद टाइम और विद डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे काम करता है, कितना काम करता है, हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप ऑन वर्किंग।